हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है शिवांश सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल द फिजिक्स फिक्स पर। पिछले वीडियो में हमने ऑसिलेशंस चैप्टर देखा था। उस चैप्टर में हमने ऑसिलेशंस में जितने सारे फार्मूलाज यूज किए वो फार्मूलाज हमने देखे और हमने उस चैप्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चन सीटी में आए थे प्रीवियस ईयर्स में हमने उसे भी सॉल्व किया। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये चैप्टर जनरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है: हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक्स एंड सरफेस टेंशन। आज के वीडियो में हम हाइड्रोस्टैटिक्स को देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स में हम बेसिकली फ्लूइड्स एट रेस्ट, इन ये जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसे हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? हाइड्रो का मतलब हो गया लिक्विड या वाटर, आप पकड़ लीजिए, और स्टैटिक का मतलब हो गया एट रेस्ट। ठीक है, तो any liquid which shows some property at rest is and their study is called hydrostatics. मतलब क्या? The branch of physics which deals with properties of fluids at rest is called hydrostatics. अब properties of fluids यहाँ पर बोला है। फ्लूइड्स क्या होता है पहले इसे समझते हैं। फ्लूइड्स का एक जनरल डेफिनेशन होता है जो कहता है कि भाई कोई भी चीज जो फ्लो हो रही है वो फ्लूइड है। यानी कि एयर फ्लूइड में आता है, गैसेस फ्लूइड में आता है, लिक्विड सारे के सारे फ्लूइड्स में आते हैं क्योंकि वो फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक पक्का डेफिनेशन क्या है, ये देखिए। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड, ये तो एक जनरल पार्ट हो गया। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूली। डिफॉर्म्स कंटिन्यूली का मतलब क्या हुआ? इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। जैसे आपने समुद्र में उठती लहरें देखी होंगी, तो एक लहरों का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, वो कंटिन्यू डिफॉर्म होती है। किसके किसके वजह से? अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मास। ठीक है, हम इस चैप्टर में लिक्विड्स को पूरा का पूरा देखेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम गैसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्लाज्मा जनरली हम अभी नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे स्कोप में नहीं है। अब जहां जहां पर फ्लूइड्स की बात होती है, एक चीज है, एक प्रॉपर्टी है जो हर बार हर फ्लूइड के लिए कॉमन है। वो क्या है? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का डेफिनेशन क्या है वो देखो। द नॉर्मल फोर्स exerted a, by a fluid at rest per unit surface area। नॉर्मल फोर्स इज इंपॉर्टेंट। ये देखिए, अगर ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये अगर आपका सरफेस है, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है F। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पर प्रेशर डेवलप होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसके अलावा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अलावा कौन से यूनिट्स हम यूज करते हैं। देखिए, पास्कल, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हम यूनिट्स है जो देखते हैं, जनरली यूज करते हैं अपने एग्जाम्स में। फिर आता है बार। 1 बार इज 10⁵ देन आता है टॉर, विच इज 1.3 इंटू 10⁻³ बार या 133.32 पास्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। इसका मतलब क्या है? बेसिकली आप ऐसा समझिए कि अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसमें पानी आपने भर के रखा है और आपने एक कोल्ड ड्रिंक का कैन लिया और उस कैन को उस पानी के अंदर इमर्स कर दिया, तो उस कैन के ऊपर, उस कैन के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, यहां पर या बेस पर कितना प्रेशर लगेगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम इससे समझेंगे। मान लीजिए ये आपका एक बीकर है, बीकर में आपने पानी भर दिया और ये आपका कोल्ड ड्रिंक का कैन है जिसकी हाइट h है। और मैं आपको पूछूं कि भाई आप बताओ कि प्रेशर एट दिस सरफेस कितना लगेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? P इक्वल्स टू एच रो जी। ठीक है, वेयर h इज योर हाइट ऑफ कॉलम, रो इज डेंसिटी, है ना, और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला कहाँ से आया ये हमारा अभी कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, सो आइए देखते हैं हम प्रेशर के बारे में।
पहला है एब्सोल्यूट प्रेशर. इट इज व्हाट द टोटल प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉलम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर. इसका फॉर्मूला कैसे आता है? P0 is equal to PA plus H rho G. This is your absolute pressure. This is your absolute pressure. This is your atmospheric pressure. Atmospheric pressure. And this is your gauge pressure. Gauge pressure. ठीक है. कैसा रहता है ये, समझिए इसको. ये मान लीजिए आपका लिक्विड कॉलम है. ठीक है. इसका टॉप सरफेस जो है इस पर प्रेशर P1 लग रहा है. इसका बॉटम सरफेस जो है इस पर प्रेशर P2 लग रहा है. और मान लीजिए इसकी जो हाइट है वो है h. क्या होता है, जैसे अगर आपने P2 डेप्थ में है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि P2 जो होगा ये इस पर ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला में देखा था P इक्वल्स टू एच रो जी. जिसका h ज्यादा उसका P ज्यादा. तो h डेप्थ में ज्यादा P2 है तो P2 ज्यादा होगा. P2 विल बी इक्वल टू P1 प्लस x2 माइनस x1 इंटू रो इंटू जी. x2 माइनस x1 को आप लिख सकते हैं h रो जी. मान लीजिए आपने इस पूरे कॉलम को ऐसे सरफेस पर ला के रख दिया. ठीक है, मतलब इसका जो ऊपर वाला सरफेस है ये P1 वाला, इसको आपने एटमॉस्फेयर से एक्सपोज कर दिया. ठीक है. तो यहाँ का जो P1 है, यहाँ पे जो P1 है वो PATM के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है तो इस पे जो भी प्रेशर लगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा. तो ये आपका हो जाएगा PA प्लस एच रो जी, आपका जनरल फॉर्मूला. और जो आपका P2 है इट विल बिकम P0, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर. ठीक है. इसको कहीं कहीं पर सिर्फ P से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर P0 से भी डिनोट करते हैं. और सेम केस में प्रेशर का भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी कभी कभी इसको PA से डिनोट करते हैं, कभी कभी इसको P0 से डिनोट करते हैं. तो आप अपने हिसाब से जनरली लिख सकते हैं. इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू P0 प्लस एच रो जी. ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो ये तो बात होगी एब्सोल्यूट प्रेशर की. इसमें मैंने आपको एक और बता दिया कि ये गेज प्रेशर होता है एंड दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बेसिकली क्या है? ये कहता है कि भाई अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स है और अगर आपको उनके बेस पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर पता करना है कितना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लिक्विड कॉलम की, जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट कितनी होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा वर्टिकल हाइट होगी उतना ही ज्यादा बेस पर प्रेशर होगा. ठीक है. क्या लिखा है? द प्रेशर एट अ सर्टेन हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल, इन द फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द वर्टिकल डिस्टेंस टू द सरफेस ऑफ द फ्लूइड. मतलब क्या? P इज इक्वल टू एच रो जी हमने देखा फॉर्मूला, एंड वी नो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, है ना. तो जितना ज्यादा आपका H होगा उतना ज्यादा आपका बेस पर प्रेशर होगा. यहाँ पर क्या है, इवन दो कंटेनर का शेप जो है वो सब अलग अलग है, बट जो आपका प्रेशर है वो बेस पर सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि हाइट जो है लिक्विड कॉलम की वो सब सेम है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ बोलता है कि भाई अगर आपने जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अगर अप्लाई किया है ऑन अ कन्फाइंड लिक्विड मतलब जो हर तरीके से पैक्ड है, हर जगह से पैक्ड है, उसको कहीं बाहर निकलने की जगह नहीं है, तो उस पर अगर आपने बाहर से कोई स्टैटिक प्रेशर अप्लाई किया तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसमिटेड इवनली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शंस. मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक कन्फाइंड लिक्विड है, इसमें आपने चार ओपनिंग्स दे के रखी हैं, और चारों ओपनिंग्स में आपने जो एरिया है वो अलग अलग रखा है और प्रेशर अलग अलग रखा है. तो अगर आपने मान लीजिए पी ए पे प्रेशर कैलकुलेट किया तो आपको कितना मिलेगा? F अपॉन ए. सिमिलरली पी बी पे आपको मिलेगा 2F अपॉन 2A, कैंसल, F अपॉन ए, है ना. मतलब अगर आपने पी ए से प्रेशर लगाया, ठीक है, तो आपको P इक्वल्स टू F अपॉन ए का जो प्रेशर है
वो यहाँ पर भी ट्रांसमिट होगा, यहाँ पर भी ट्रांसमिट होगा, यहाँ पर भी ट्रांसमिट होगा। सिमिलर केस में अगर आपने यहाँ पर प्रेशर लगाया तो वो इक्वल अमाउंट का प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट होगा, यहाँ पर ट्रांसमिट होगा और यहाँ पर ट्रांसमिट होगा। ठीक है, बेसिकली यही था पास्कल्स लॉ। आइए देखते हैं हम इसका कुछ एप्लीकेशन। योर फर्स्ट एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये आपने कुछ बड़े बड़े गराजेस में या जो कार वॉशिंग के सेंटर्स होते हैं उसमें देखा रहेगा, कुछ इस शेप में। देखिए ऐसा रहता है, इस पर आपकी गाड़ी लाके खड़ा कर देते हैं वो लोग, है ना। आपकी गाड़ी लाके खड़ा कर देते हैं और यहाँ पर ना एक बटन रहता है या एक फुट ऑपरेटेड आपका एक पैडल टाइप का रहता है। तो इस पे आप जैसे ऐसे फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स पूरा का पूरा प्रेशर में कन्वर्ट होता है और प्रेशर जो है ये पूरा का पूरा इस कन्फाइंड लिक्विड में फैलता है और यहाँ से इस गाड़ी को उठाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो गाड़ी को है प्रॉपरली साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो अभी हमें पता है भाई, पास्कल लॉ कहता है कि भाई जो आपका प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होता है पूरे के पूरे कन्फाइंड लिक्विड में। मतलब P1 विल बी इक्वल टू P2, यहाँ पे गिवन भी है P1 इक्वल टू P2, यानी कि F1 A1 इक्वल्स टू F2 A2। मतलब F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में सेकंड एप्लीकेशन है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक का। अब ये जो ब्रेक्स है ये जनरली रेलवेज में या बड़े बड़े जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वहां पर यूज होता है। एयर ब्रेक्स भी यूज होते हैं और कहीं कहीं पर हाइड्रोलिक ब्रेक भी यूज होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एक मास्टर सिलेंडर होता है जिसके अंदर ब्रेकिंग फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं ये हम फिल करके रखते हैं। ये जो मास्टर सिलेंडर है ये हाइड्रोलिक ट्यूब्स के जरिए हर एक स्लेव सिलेंडर में, ये सब स्लेव सिलेंडर है, हर एक स्लेव सिलेंडर में जाके कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही आप ब्रेक पेडल पे फोर्स लगाते हैं ये फोर्स प्रेशर में कन्वर्ट होकर इस पूरे जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर एक स्लेव सिलेंडर में जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रेशर का मेजरमेंट हमने कैसे किया। फर्स्ट थिंग दैट वी यूज्ड वाज मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब मर्क्यूरी बैरोमीटर में हमने ये देखा, अब इसको किया किसने, टॉर्सेलिस करके एक साइंटिस्ट है उन्होंने किया। उन्होंने किया क्या, उन्होंने 1 मीटर लंबा एक ग्लास का ट्यूब लिया, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने मर्क्यूरी फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया, मर्क्यूरी फिल किया टोटल यहाँ तक। और उन्होंने एक बीकर लिया या एक ऐसा आप समझ लीजिए एक प्लेट लिया, गहरा प्लेट लिया, जिसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा मर्क्यूरी पहले से फिल करके रखा था। अब उन्होंने उस ट्यूब को लेके उस प्लेट में पूरा का पूरा पलट दिया इस तरीके से। अब जैसे ही पूरा पलट दिया उन्होंने, तो क्या होगा, कुछ कुछ मर्क्यूरी जो है वो ट्यूब से निकल के बीकर में जाने लगे। अब ट्यूब से निकल के जैसे ही बीकर में जाने लगे तो क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर आपका जो पूरा ये एक्सपेरिमेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगा। मतलब कुछ टाइम ऐसा आएगा जहां पर जो ये फ्लो है मर्क्यूरी का फ्रॉम ट्यूब टू बीकर ये स्टॉप होगा। अब क्या हुआ, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है इसका प्रेशर कितना लग रहा है बी पर। तो ये समझिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मर्क्यूरी के बहुत कम वेपर्स होते हैं जिनके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है ए पर इट इज नेग्लिजिबल। तो आप ऐसा कह सकते हैं पी ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब पी बी पे अगर आपको प्रेशर लगा निकालना है तो क्या होगा, पी बी विल बी इक्वल टू, ये मर्क्यूरी फील्ड है, इसका कुछ ना कुछ डेंसिटी रहेगा, डेंसिटी इनटू आपका एक हाइट है कॉलम का, हाइट इनटू एच, ये आपका पी बी निकल गया। ये तो एक मेथड हो गया। अब दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं कि देखिए पॉइंट सी जो है दोनों, इट दे आर एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है ना। तो एटमॉस्फेरिक से एक्सपोज्ड है तो यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, है ना। अब क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलता है कि भाई आपका जो प्रेशर है एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विल बी इक्वल, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बी भी लाई करता है, यानी कि पी बी विल बी इक्वल टू पी ए टी एम विल बी इक्वल टू रो जी रो एच जी, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बी का।
पॉइंट बी पे। आगे बढ़ते देखते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब ओपन ट्यूब मैनोमीटर में क्या है इसको समझिए। ये वाला पॉइंट ए जो है आपका, ये एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको भी मर्क्यूरी से पूरा फिल किया हुआ है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका मर्क्यूरी कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो हमने क्या किया, हमको निकालना है प्रेशर एट सी, प्रेशर एट सी। तो प्रेशर एट सी निकालने के लिए हम उसके एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बी, एक बी पॉइंट मार्क करेंगे। और क्योंकि हमें पता है भाई सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो हम क्या करेंगे भाई, पीबी पहले निकालेंगे। तो पीबी विल बी इक्वल टू पी एटीएम या पी ए प्लस एच रो जी, है ना। क्योंकि बी पॉइंट जो है वो आपका एच डिस्टेंस पर है, और क्योंकि पी बी इज इक्वल टू पी सी, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो आपका पी सी का वैल्यू क्या आएगा, पी ए टी एम प्लस एच रो जी। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई। और सेम प्रेशर डी पर भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, तो बीच में कुछ भी नहीं है, तो जितना प्रेशर यहाँ रहेगा उतना ही प्रेशर डी पे रहेगा। आई होप आपको इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सम्स। पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ हाइड्रोलिक प्रेस द डायमीटर ऑफ पिस्टन्स इन स्मॉलर सिलेंडर्स एंड लार्जर सिलेंडर्स आर D1 एंड D2। मतलब आपको डायमीटर दे के रखा है, एक D1 दिया है, एक D2 दिया है। बोला है इफ F1 इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, द वैल्यू ऑफ फोर्स F2 इज व्हाट। अब ये सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हमको पता है हाइड्रोलिक प्रेस मतलब पास्कल्स लॉ लग रहा है, यानी कि P1 विल बी इक्वल टू P2, यानी कि F1 A1 इक्वल्स टू F2 A2। अब हमें ये भी पता है कि इस इक्वेशन से F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A मिलता है, मतलब F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। F1 को यहाँ भेज दीजिए, F1 A1 अपॉन A2। अब पिस्टन जो होता है सिलेंड्रिकल पिस्टन है, सर्कुलर शेप का होगा, इसका एरिया क्या रहेगा, एरिया विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। मतलब ये आपका हो जाएगा F1 इंटू पाई बाय 4 D1 स्क्वायर अपॉन पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, है ना। पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा लास्ट F1 F2 इक्वल्स टू F1 D1 बाय D2 का होल स्क्वायर। मतलब ऑप्शन बी, F2 इज D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर इंटू F, है ना। इजी था, कुछ टफ नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। A force of 50 Newton is applied to the smaller piston of a hydraulic press। ठीक है, मतलब आपको F1 दे के रखा, कितना दिया है 50 न्यूटन। बोला if the diameters of the piston are in ratio 5:1, मतलब D1 अपॉन D2 आपको दिया है कितना 5:1। The force on the larger piston is, force on the larger piston is, F2 की वैल्यू पूछी। ठीक है, अब हमने पिछले वाले फॉर्मूले में ही, पिछले वाले सम में देखा क्या, F1 F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन D1 बाय D2 का होल स्क्वायर। तो इधर F1 की वैल्यू डालो 50, D1 बाय D2 कितना है 5/1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1250 न्यूटन, मतलब ऑप्शन सी। सिंपल है। जनरली क्या है, हाइड्रोस्टैटिक के पार्ट का ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ज्यादा क्वेश्चंस सरफेस टेंशन से आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है। ठीक है, बट हमारा काम है इसे करके रखना, क्योंकि भरोसा नहीं कि आ जाए या नहीं आ जाए, या कुछ घुमा के पूछ ले इसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा। अ टैंक विद अ स्क्वायर बेस ऑफ एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि आपके पास एक ऐसा एरिया है, ठीक है, इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, 2 कंपार्टमेंट में इस तरीके से डिवाइड किया। ठीक है, ऐसे डिवाइड किया 2 कंपार्टमेंट में। अब बोला है कि एक कंपार्टमेंट में वाटर भर दिया, एक कंपार्टमेंट में एसिड भर दिया। ठीक है, एक कंपार्टमेंट में वाटर भर दिया और एक कंपार्टमेंट में एसिड भर दिया। और एक और चीज क्या बोलिए,
देयर इज अ स्मॉल हिंज्ड डोर विद अ फेस एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द बॉटम ऑफ द पार्टीशन। मतलब इस पार्टीशन के यहाँ नीचे बॉटम में एक डोर टाइप है, उसको हिंज करके रखा है, रो फिट करके रखा है। और बोला है जो आपका पार्टीशन है ये आपका 4 मीटर पे, ठीक है। क्या बोला है? वाटर इज फिल्ड इन वन कंपार्टमेंट एंड एसिड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इन दी अदर, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब आएगा, इधर ऐसे पर आएगा, ठीक है। बोथ ऑफ टू दी हाइट ऑफ 4 मीटर, मतलब ये पार्टीशन आपका 4 मीटर दिया है। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज्ड इज, अभी देखिए आप, यहाँ पर पानी भरा है, यहाँ पर एसिड भरा है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज है, तो होएगा कि भाई प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होगा इस डोर पर। तो बोला है भाई कि फोर्स की, इतने फोर्स की वैल्यू बताओ कि ये जो आपका डोर है ये क्लोज है। तब क्या करेंगे, पहले आप वाटर का प्रेशर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एच रो वन जी, ठीक है। एच मैंने कॉमन क्यों लिखा, H1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई दोनों साइड में पार्टीशन जो है वो 4 मीटर का ही है। तो एच कितना है? एच का वैल्यू है आपका 4 मीटर। रो वन कितना गिवन है आपको? गिवन नहीं है अगर वाटर का, तो आपको हमेशा याद रखना है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इंटू जी दिया आपको 10, यानी कि 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एसिड का निकालो, एसिड एच रो टू जी कितना है? 4 इसका डेंसिटी कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10, इसका आपको मिलेगा 6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो आपको पता चल रहा है भाई प्रेशर का डिफरेंस है, यानी कि फोर्स लगेगा ही। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? P2 माइनस P1, यानी कि इसमें इस केस में P एसिड माइनस PW इंटू एरिया कितना होगा? 6 माइनस 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू एरिया कितना था? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, ये ध्यान रखना। 20 इंटू 10⁻⁻⁴, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 माइनस 4 2, 2 इंटू 20 इज 40। 40 न्यूटन लगेगा आपको फोर्स, किधर से? वाटर वाली साइड से, क्योंकि वाटर वाली साइड में प्रेशर कम है ना, तो वाटर वाली साइड से आपको 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ताकि आपका जो ये डोर है ये क्लोज रहे, ठीक है। ऑप्शन सी। आई होप आपको ये वाला समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बोल रहा है आपको अ यू ट्यूब कंटेन्स वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी, और बोला है द मर्क्यूरी कॉलम इन द टू आर्म्स आर एट द सेम लेवल। देखिए एक डायग्राम में भी दिख रहा है, ये दोनों सेम लेवल पे। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी। तो पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों सेम लेवल पे, मतलब पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में हमने देखा था, सेम लेवल पे रहेंगे तो प्रेशर सेम होगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एच ए रो ए जी इक्वल्स टू एच बी रो बी जी, जी जी कैंसिल हो जाएगा। बोला क्या है? विथ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म एंड 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन अदर, ठीक है। और पूछा है आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। तो यहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर इसका वैल्यू दिया है और 12.5 सेंटीमीटर इसका वैल्यू दिया है स्पिरिट का। एंड आपको पूछा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ स्पिरिट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 10/12.5 इज इक्वल टू 0.8, ठीक। इसको आप कैलकुलेट करिए, ऑप्शन बी। तो आई होप आपको हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सरफेस टेंशन और हाइड्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।